नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए नामांकन के लिए अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के द्वारा अभी नामांकन नहीं कराया गया है। जहां तक कि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सब नजरें टिकी हुई हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी किसी के द्वारा नामांकन अभी तक नहीं किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोड़दंगे ने ही यहां जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। नामांकन से लेकर चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग पूरे तरीके से जुटा हुआ है। विधानसभा का उपनिर्वाचन जो है उसकी तैयारियां संपन्न हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अभी दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन अभी 29 तारीख तक का समय है और जो भी नामांकन होंगे आगामी 2-4 दिनों में होने की संभावना हम कर रहे हैं। तैयारी सारी हमारी संपन्न हो रही है। हमारी जब भी पोलिंग पार्टियों के लिए जो कार्मिक होते हैं उनका रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया संपन्न हो चुका है प्रथम चरण का, और अगला चरण का जो प्रक्रिया होगा वो ऑब्जर्वर साहब के आने के बाद में संपन्न होगा। 173 बूथों पे ये मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, तो उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो प्रोक्योरमेंट का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है जनपद स्तर पर। और निर्वाचन की व्यय को दृष्टिगत जो है 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 8 फ्लाइंग स्क्वाड का तैनाती भी जनपद स्तर पर किया गया है, जो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर खेल, युवा कल्याण और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने रुद्रपुर खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन यहां वेलोड्रम और बहुउद्देशीय हॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। 22.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रम 333 मीटर परिधि का है और साथ ही वेलोड्रम पेवेलियन निर्माण कार्य यहां पर किया गया है। ये निर्माण इसका किया गया जिसकी 700 बैठक क्षमता है। और इसके उपरांत खेल मंत्री ने स्टेडियम में 40 करोड़ की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय हॉल का निरीक्षण किया। इस हॉल में 1200 लोगों के बैठने और पवेलियन इसे बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने बहुउद्देशीय हॉल में वीआईपी के बैठने के लिए वीआईपी बॉक्स बनाने और ऐसे यहाँ सुविधाएं देने की बात कही गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि एसी लगवाने और पर्याप्त रोशनी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में राष्ट्रीय खेल आयोजन का अवसर मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी 34 खेल राज्यों में ही करा रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 खेलों का आयोजन रुद्रपुर में होगा, क्योंकि इस आंकड़े को बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल आयोजन सभी तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं, क्योंकि जिस तरह से ये आयोजन किया गया है धनराशि की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। अपने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर के साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी नेशनल गेम की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई है, जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार होंगे। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और कौन से गेम कहाँ कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो तैयारी की सूचना जानकारियाँ उनको दे चुकी हूँ। आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि अपने उधम सिंह नगर में भी, अपने रुद्रपुर में भी जो है नेशनल गेम प्रस्तावित है, जहाँ अब हम सब लोग खड़े हैं इस मल्टीपर्पज़ हॉल में, जिसको आज मैं निरीक्षण करने भी पहुँची हूँ। और जहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ में निरीक्षण में मेरे साथ में थे, तो वेलोड्रम का भी आप हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। दोनों ही जगह में जो है वो नेशनल गेम विभाग की ओर से प्रस्ताव में गए हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ की एजीएम की बैठक होगी, कुछ चीज़ें जो वहाँ पर विभाग की ओर से अनुरोध के रूप में गई हुई हैं, जैसे ही वो फाइनल होती है तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर वेलोड्रम भी होगा नेशनल गेम के रूप में। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल में वॉलीबॉल भी होगा, हैंडबॉल भी होगा और फेंसिंग भी होगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे ही हमारे 4-5 गेम जो जब यहाँ रुद्रपुर में होंगे, तो उसी की तैयारियाँ के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भ्रमण भी हुआ है। और निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था थी, उस कार्यदायी संस्था को संबंधित कार्य को शीघ्र प्लस गुणवत्तापूर्वक करने, चूँकि यह कार्य केवल और केवल किसी विभाग का विषय नहीं है, यह कार्य पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।
समय पे होना, गुणवत्तापूर्ण होना, तकनीकी पूर्ण होना, ये तीनों रूप से जो है उस पर स्टैंप लगना बहुत आवश्यक है। इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं और समय अवधि के साथ में इस कार्य को पूर्ण किया जाए, ये भी बताया गया है। जैसे अभी मल्टीपर्पज़ हॉल में हम लोग खड़े हैं तो यहाँ आप हम सबको गर्मी भी लग रही है। स्वाभाविक रूप से अब हम जब यहाँ पे 20, 25, 30 लोग यहाँ पे खड़े तब ये स्थिति है। जब ये हॉल पूरा भरा होगा तब क्या स्थिति होगी। तो इसके लिए एसी की लगाई जाने की व्यवस्था के संदर्भ में भी निर्देश दिए हैं, जिसका एस्टिमेट जो है ये विभाग को भेजे, इसके इनको बता दिया गया है। साथ ही वेलोड्रम में कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगी, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के संदर्भ में हो, चाहे वो क्रैक आने के संदर्भ में हो, चाहे वो खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए रुकने के संदर्भ में हो, और चाहे उसके गेट बनाने के संदर्भ में हो, चाहे हमारे जो हमारे दर्शक हैं, पवेलियन है, उसको उसके ऊपर छत लगाने के परिप्रेक्ष्य में हो, ये भी साथ साथ में निर्माण करे। कोई ये ना सोचे कि चूंकि हमारे नेशनल गेम सर्दियों में प्रस्तावित हो रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी लगभग सर्दी का समय होता है, लगभग समापन की ओर सर्दी होती है, तो ऐसा ना समझे कि उस समय धूप नहीं होती है। तो उस समय भी, सर्दियों में भी दिन के समय का हमारा यदि गेम है तो स्वाभाविक रूप से तीखी धूप भी हो सकती है, तो दर्शकों को बैठने में दिक्कत ना हो, तो उसके भी निर्देश दिए हैं कि उसे तुरंत जो है उसमें उसका छत निर्माण का कार्य भी किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश देश के गिने चुने राज्यों में है, मैं समझती हूँ शायद हो सकता है कि पहले ऐसा उदाहरण मिल सकता है नेशनल गेम के निमित्त में कि ऐसा प्रदेश है जहाँ पर नेशनल गेम के 34 गेम्स जो मैंडेटरी हैं वो अपने ही प्रदेश में कराए जाने के संसाधनों। तो थाना क्लेमेटाउन क्षेत्र में चोरी के आरोपी 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 10 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस संबंध में यहां एसएसपी देहरादून ने बताया कि मोबाइल और लैपटॉप चोरी के एक मामले के संबंध में 2 संदिग्ध युवकों को चामोली निवासी सुनील और शामली निवासी परम से पूछताछ की गई है। मालूम हुआ है कि दोनों ऐसे क्षेत्र में जहां स्टूडेंट रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में मोबाइल और लैपटॉप चोरी करते थे। इसके बाद यहां आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन किन जगहों पर पूर्व में इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। थाना क्लेमेटाउन में हाल फिलहाल में एक लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ था, और इसमें जो है हमारी टीम जो सर्विलांस के माध्यम से क्लेमेटाउन की काम कर रही थी, इसमें 2 लोग को संदिग्धता के आधार पर चेकिंग में पकड़ा गया था। और इसमें जो 2 व्यक्ति थे, इसमें सुनील और परम, सुनील चमोली का रहने वाला और परम शामली का रहने वाला, ये लोग मिलकर स्कूटी पर खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं और जहाँ जब वो कहीं खाने पीने बाहर निकल गए या दरवाज़ा लॉक नहीं, तो वहाँ से मोबाइल लैपटॉप उनको चुरा लेते हैं। इनकी निशानदेही पर करीब 10 लैपटॉप और जो है 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, और इसमें जो घटना में चोरी हुआ था उसका भी पता चला, और काफ़ी सारे इसमें ऐसे अभी जानकारी मिली है कि जो विभिन्न जगहों से इनके द्वारा चोरी किए गए थे, तो वो भी इसके प्रयास किए जा रहे हैं कहाँ-कहाँ से चोरी किए गए थे उसका मिलान किया जा सके। तो अभी 10 लैपटॉप और 7 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जनपद बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील में ही यहां तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व अमीनों द्वारा कपकोट सूपी निवासी राजूराम पुत्र जयसवाल राम को ये जसपाल राम हैं, जिनको 66,383 रुपये बकाया न देने पर राजस्व हवाला तहसील में बंद कर दिया गया। जहां तहसीलदार राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अन्य 3 लोगों के खिलाफ लंबे समय से राजस्व बकाया था, पर 2 व्यक्तियों द्वारा कुछ राशि जमा की गई थी। यहाँ राजस्व टीम ने अमित हिंसा और गिरी स्वामी, ये आप देखिए गिरी गोस्वामी, महेश सिंह देवानपुरी, भवन चंद्र मिश्रा, उनके द्वारा व्यक्ति उसके निवास पर पकड़ा गया है। वहीं तहसीलदार राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया कि अन्य जो व्यक्तियों के बकायेदार हैं वो फरार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें संग्राम हंसागिरी, महेश कुटिया, दीवानपुरी अमीन की टीम बनाकर भेजी गई, जिसमें इनके द्वारा राजू राम सनोब जसराम ग्राम सूपी वाले को गिरफ्तार करके लाया गया है, जिसपे 66,383 रुपये की वसूली थी। वसूली न देने के कारण आज जो है इसको जो है 14 दिन की जो है हिरासत में रखा गया है, और जो भी व्यक्ति शेष हैं उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी यदि वसूली समय पर नहीं होती तो। फिर इसके जामीन के विरुद्ध जो है मान जो 14 दिन के लिए हिरासत में रखा गया है, इसके जामीन के विरुद्ध जो है फिर कार्रवाई कर दी जाएगी।
2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब बड़ा हुआ कुंबा कहीं न कहीं भाजपा के गले की फांस बनता चला जा रहा है। दरअसल 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस बीच में केदारनाथ सीट से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवरों से भाजपा में बेचैनी है और भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके सोशल मीडिया पर चल रहे इंटरव्यू तो आप देखकर यही संकेत दे रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी असंतोष है। माहरा ने कहा कि यहाँ कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई है। देखिए, मैं क्योंकि वो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। शैला रानी रावत जी की बिटिया भी तैयारी कर रही हैं, कुलदीप रावत क्योंकि पिछले बार वोट लेके आए थे ठीक ठाक, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं और अन्य लोग भी वहाँ हैं। आशा नौटियाल जी हैं जो उनकी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हैं और अन्य भी दावेदार हैं। तो वहाँ नाराज़ी भी है, लोगों को झूठ बोलकर पार्टी में सम्मिलित किया गया, सपने दिखाए गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, आगे आपको मौका मिलेगा। तो आज वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। वहाँ 80% लोग तो कांग्रेस के ट्रेंड लोग हैं। मंत्रियों को देख लो, मंत्रियों की संख्या देख लो, उसमें भी आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस मुक्त करते करते खुद ही कांग्रेस में ही हो गई है भाजपा। दीपावली के त्योहार को लेकर अग्निशम विभाग यहाँ तैयारियों में जुट गया है। लाइसेंस अवधि में ही आतिशबाजी क्रय विक्रय की जा सकेगी। सुरेश चंद्र रवि अग्निशम अधिकारी ने बताया कि यहाँ गाइडलाइन के अनुरूप ही लाइसेंस निर्गत करने की संतुति दी जा रही है। अग्निशम विभाग ने अपनी तैयारी तो शुरू कर दी। आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस बनाने के लिए विभाग में आवेदन करना शुरू कर दिया है। दीपावली के त्योहार पर पटाखों की खूब खरीदारी जाती है और पटाखे जलाने के दौरान आगजनी का भी खतरा रहता है, जिससे अग्निशम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर दी है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा इस संबंध में कि जो हमारे घरों की छतें हैं, छतों के ऊपर सबसे पहले ज्वलनशील चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसा हम कोई गत्ते स्टॉक कर देते हैं, कोई पॉलीथीन के बैग स्टॉक कर देते हैं। रात को जब हमारे यहाँ शहर के अंदर कोई मतलब आतिशबाजी होती है, तो आतिशबाजी उड़ के उस पर जब आके गिर जाती है तो वो ज्वलनशील होने के कारण बहुत जल्दी आग लग जाती है। और पिछले साल लगभग 18-19 आग लगी थी। उसको कम करने के लिए हम पूरे शहर के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि उससे कम आग लगे। तथा मैं प्रदेश की जनता से ये भी अपील करता हूँ इसी के साथ कि जो उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अकेले में आतिशबाजी न करने दें, बड़े पटाखों से दूर रखें, तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से दूर रखें, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि और धनहानि ना हो सके। और इसी के साथ मैं प्रदेश की जनता को दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होने के साथ ही पथराव भी हुआ है और इस दौरान आप देखिए उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस जहां भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो वहीं चुनाव को देखते हुए भाजपा उत्तराखंड में सांप्रदायिकता का माहौल खराब करना चाहती है। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ नहीं, ये थूक जिहाद, लव जिहाद का ही पार्ट 2 है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी वहाँ पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए बीजेपी हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलती है, उसी का ये अंग है। इसी उत्तरकाशी में आपने देखा था सैनी नाम के सैनी कास्ट के लड़के किसी लड़की के, तो उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हुई थी और जब लड़की के मामा ने चीज़ें सच्चाई सामने लाई तो पानी हो गया। लेकिन सरकार ने उन दंगाइयों के खिलाफ, जिन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, जिन्होंने उन माइनॉरिटी के लोगों को भगाया, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की है। एक महिला कार्ड मांग रही है, लाइए अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, मारो पीटो, बोर्ड उखाड़ी, उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई।
एक वर्मा है जो यहाँ घंटाघर के आसपास दुकान कहीं लगा के काम करता है। जहाँ विवाद होता है, उत्तरकाशी विवाद हो, यहाँ विवाद हो, कहीं वो हर जगह वो वर्मा है, लेकिन उसको पूरा संरक्षण बीजेपी का प्राप्त है। तो ये बीजेपी के गुण्स हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि सरकारों का काम है लोगों को नागरिक के रूप में देखना, और पूजा पद्धति आस्था ये नितांत व्यक्तिगत मामला है। कौन किसकी पूजा कर रहा है, किस समय कर रहा है, किस पद्धति से कर रहा है, ये उसका अधिकार है, यह संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से भारत में सरकार में है या राज्य में सरकार में है, तब से नफरत। देखिए, कानून व्यवस्था का काम है और कानून निश्चित रूप से अपने ढंग से काम कर रहा है और सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही लेकिन जिस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से पहाड़ में लगातार हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको परिवर्तित करने का जो षड्यंत्र लगातार चल रहा था, और जिस प्रकार से अनेकों घटनाएं, दुर्भाग्यजनक घटनाएं सामने आई कि अपनी पहचान छुपाकर वहां की लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा के ले जाना, लड़कियों को छेड़ना, कई घटनाएं पहाड़ों में लगातार देखने को मिली है। इस कारण कहीं न कहीं लोगों में जनाक्रोश है और इस जनाक्रोश के कारण भी ये सामने आएगा। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट है कि चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यहां प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश में सैकड़ों साहित्यकार, लेखक, पेंटर, कलाकार कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। गांव में 24 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्पर्श हिमालयन महोत्सव में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम 25, 26 और 27 को आयोजित किए जाएंगे और 25 को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल, यहां आप देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह सैनी और CM पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे। 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश यहां DY चंद्रचूड़ और अन्य लोग भी शामिल होंगे। 27 अक्टूबर को समापन के दिन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजय टम्टा और भी लोग यहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये लेखक हिमालय का ये जो लेखक गांव है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये देश का संभवतः पहला लेखक गांव है। इस लेखक गांव में जहाँ वरिष्ठतम साहित्यकारों का आगमन होगा, उनका सम्मान होगा, वहीं नवोदित लेखकों की यहाँ पर कार्यशालाएं होंगी और एक श्रृंखला तैयार होगी नए लेखकों की। जो वरिष्ठतम लेखक है, ये लेखक कुटीर बन रही हैं। यदि ऐसा लगेगा कभी कि किसी श्रेष्ठतम लेखक को ऐसे महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में कोई नहीं है, तो वो ये लेखक गाँव उसके जीवन का एक हिस्सा बनेगा और नवोदित लोगों को वो संरक्षण भी देंगे और यहाँ पर एक लेखकों की एक अच्छी पौध खड़ी होगी। जो अतिथि लेखक हैं वो ये जो सामने है अतिथि लेखक का वो बुक कर सकेंगे और एक सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना जब भी उनको अपनी किताबों को कोई कहानी पूरा करना चाहता है, कोई उपन्यास पूरा करना चाहता है, कोई नया कुछ लिखना चाहता है, अपनी कृतियों को पूर्ण करने के लिए उनका बहुत अच्छा अवसर है, तो ये वो भी कर सकेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इधर पुस्तकालय बन रहा है, उधर ऑडिटोरियम है, इधर हिमालय की संजीवनी भोजनालय है, उधर संजीवनी पार्क है, इधर नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, इधर हिमालयन म्यूज़ियम भविष्य में बनेगा और उधर ऑडिटोरियम बन रहा है। आज स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी द्वारा यहां एक प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 25 से 27 अक्टूबर को एक सम्मेलन किया जाएगा और इस सम्मेलन में पूरे देश भर से 2000 से भी ज़्यादा लोग यहां रोग विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग जगत से विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 200 से भी ज़्यादा शैक्षिक सत्र, कार्यशालाएं और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नवीनीकरण, शोध और नवाचारों पर भी चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, मेरे हिसाब से देहरादून के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है ये कि देहरादून में हो रही है।
देहरादून में सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी कंपटीशन था और ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हम देहरादून की टीम को कि यहाँ पे देहरादून को हमने ये अलॉट करी। ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ये 2.5 दिन की होगी, फ्राइडे, सैटरडे और आधा संडे। इसमें हमारे 2000 के करीब डेलीगेट्स या डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कि वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया से यहाँ पर आएंगे और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में जो विशेष चीज़ हम दिखाएंगे वो है लाइव सर्जरीज़। कभी भी इतनी लाइव सर्जरीज़ किसी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई गई जितनी कि इस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाएंगी, जो कि 38 लाइव सर्जरीज़ हैं जो 2 इंस्टीट्यूशन से हम लाइव रिले करेंगे। इसमें ना कि हम कॉमन सर्जरीज रिले करेंगे जैसे कि कैटरैक्ट, ग्लूकोमा यानी कि काला और सफ़ेद मोतिया, बट स्पेशलाइज सर्जरीज भी करेंगे जैसे कि नखूना या जैसे कि टोसिस जो पलक गिर जाती है उसकी सर्जरी और भी विभिन्न प्रकार की सर्जरीज जो अक्सर नहीं दिखाई जाती हैं। हमारा फोकस यंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट पे है जो कि 40 साल के नीचे हैं। हमारा फोकस उनकी टीचिंग ट्रेनिंग पर है, उनके केस प्रेजेंटेशन पर है, उनको बेसिकली मार्गदर्शन दिखाने पे है। जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। सारा कुछ जो हमारा केंद्रित है, चाहे हम यंग डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं या आपस में हम रिफ्रेश कोर्सेज कर रहे हैं, वो सारा कुछ केंद्रित है पेशेंट केयर पे, बिकॉज पेशेंट केयर ही हमारे लिए अल्टीमेट है। तो पेशेंट केयर को देखते ही जो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है साइंटिफिक, वो इसी तरह बनाया है, बड़ा प्रैक्टिकल बनाया है कि जो पेशेंट आएगा उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोज करना है। और यंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जैसा कि मैंने कहा वो सीखेंगे यहाँ पे आपस में। जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं तो नेटवर्किंग भी होगी कि बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे एम्स कैसे जाया जाए या LV प्रसाद कैसे जाया जाए या सेंटर फॉर साइट है या शंकर नेत्रालय, अरविंद आई हॉस्पिटल, सभी जगह से हमारे पास यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं सभी जगह के डॉक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो या वो तेलंगाना हो या महाराष्ट्र है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, हर स्टेट के यहाँ पे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए GK24/7 न्यूज़ के साथ।